हेलो नमस्कार एवरीवन। आज दिनांक हैं 18 मई और आज हम बात करने वाले हैं हमारे दैनिक करंट अफेयर्स के ऊपर। चार चर्चा के विषय हैं। सबसे पहले हैं इलेक्शन डेटा के अपलोड के डिले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, उसकी जानकारी लेंगे। भारत के खेतों से लगभग 60 लाख 6 मिलियन पेड़ गायब हो चुके हैं, इस अध्ययन स्टडीज़ की जानकारी लेंगे। चाइना रशिया साझेदारी किसी के भी खिलाफ नहीं है, यह एक वक्तव्य आया है, इसकी जानकारी लेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ से महत्वपूर्ण कावड़ लेक और क्यों कावड़ लेक जो है धीरे धीरे इसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस खतरे में है, इसकी भी जानकारी लेते हैं दोस्तों। इस क्लास का सारांश और समरी आप इस टेलीग्राम हैंडल से डाउनलोड कर पाएंगे। शाम को 7-8 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा दोस्तों। 2 जून को आगामी 2 जून को ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा, जीएस और सीसैट दोनों पेपर्स का। आप ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन सेंटर्स पे भी जाकर के अवेलेबल कर पाएंगे इस मॉक टेस्ट को, और इसके लिए समस्त जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल आज का मतदान का जो डेटा है दोस्तों, अभी वो इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना था, पर उस अपलोड के अंतर्गत काफ़ी देरी होती है। मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट जो है इनसे पूछता है क्या रीज़न रहा। क्या यहाँ पे एडीआर करके एक संस्थान है जिसके बारे में हमने पहले भी समझा है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये कहती है आपके पास में कि अनयूजुअल जो है आपके पास में जो है समय लग रहा है इसके अंतर्गत, और काफ़ी बार डेटा जो है पोल पैनल के द्वारा समय पे रिलीज़ नहीं किया जा रहा है और ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट यहाँ पे हो सकता है इसके कारण। आइए इसके प्रसंग की बात करें हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल शुक्रवार को चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रत्येक चरण के मतदान के बाद जो भी बूथ वाइज डेटा है ना, जैसे कितने प्रमाणित वोटर्स थे, कितनों को स्कैन किया गया, तो उनके सुपाठ्य अकाउंट्स के साथ में जो तुरंत वेबसाइट पे अपलोड करने होना चाहिए। पर ये बताया कि भाई आप असमर्थ क्यों हैं, वाई यू आर नॉट एबल टू डू दैट, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद में वेरीफाइड वोटर्स कितने बूथ से कौन कौन थे वो सारी जानकारी पब्लिक की जाती है, पर आपको इतना यहाँ पे देरी क्यों लग रही है, राइट। तो इलेक्शन कमीशन को जो अपने पास में फॉर्म 17C है जो पार्ट 1 के अंतर्गत है, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर देखने को मिलेगा। वहाँ पे हर फेज़ के इलेक्शन के उपरांत इसे तुरंत अपलोड करना होता है डेटा को, पर ये हुआ नहीं है और इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर प्रश्न भी उठाए हैं। इवन भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक मतदान चरण के बाद प्रमाणित और स्कैन किए गए मतदान रिकॉर्ड को तुरंत अपलोड करने के लिए चुनाव आयोग की असमर्थता पर सवाल भी उठाया है। और यहाँ पे ये वापस आवेदन किसके द्वारा किया गया था, एक NGO है ADR, उसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। अब कुछ कानूनी आवश्यकताएं होती है जब भी जनरल इलेक्शन होता है, तो चुनाव संचालन नियम 1961 की धारा या नियम 49C के अनुसार और नियम 56C क्लॉज 2 के अनुसार जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्हें फॉर्म 17C पार्ट 1 के रूप में जो भी वोटर्स आते हैं उनका लेखा जोखा तैयार करना होता है कि भाई सपोज़ आपके इस बूथ पे 1500 लोग वोट कर रहे हैं, 2000 लोग वोट कर रहे हैं, उसमें से 2000 में से 1200 लोग आए हैं, 1200 में से कितने लोगों ने वेरीफाइड वोटर्स थे, कितने लोगों को वोटिंग में कोई समस्या हुई, पूरा डेटा अपलोड किया जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से। सेम डे होता है ये। अब यहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, एक संवैधानिक प्राधिकरण है। आपको मैं एक आज और होमवर्क देने की कोशिश करता हूँ। आज आप होमवर्क लिखेंगे, एक शॉर्ट नोट लिखेंगे अनुच्छेद 324 के ऊपर, आर्टिकल 324 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं दोस्तों। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की गई थी, 25 जनवरी 1950 के आसपास में, ठीक है ना। सेक्रेटेरिएट इसका न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। किस किस के इलेक्शन कराएगा, लोकसभा राज्यसभा मतलब संसद के, इसके अलावा राज्य की विधानसभाएं जितनी भी हों आपके पास में, लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, अगर द्विसदनीय व्यवस्था है राज्य में, तो वहाँ के दोनों सदनों का इलेक्शन कमीशन ही कराता। इसके उपरांत भारत के महामहिम राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के इलेक्शन भी ये कराते हैं। तो कितने इलेक्शन हो गए भाई, 6 इलेक्शन हो गए, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। फिर कौन सा हो गया, एक है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य के लेवल पे। तीसरा हो गया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, है ना। अब हर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है, पता है ना। भारत में कितने राज्य हैं, 5 हैं या 6 राज्य हैं जिनके अंदर द्विसदनीय व्यवस्था है। एक और कमेंट करके बताएंगे कितने राज्यों में बाई कैमरल या द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब वहाँ पे
दो हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। तो अब कितने हैं कमेंट करके बताएंगे आप। दैट्स इट। आर्टिकल 324 मैंने काम के लिए दिया। अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव का जो है वो चुनाव आयोग को सौंपा जाता है। इसके उपरांत 25 से लेकर के 29 तक के सारे जो आपके पास में आर्टिकल्स हैं वो सारे इलेक्शन से ही रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है दोस्तों। भारत के खेतों से लगभग 60 लाख पेड़ गायब हो चुके हैं। 6 मिलियन ट्रीज डिसअपियर्ड, 6 मिलियन ट्रीज डिसअपियर्ड फ्रॉम द फार्मलैंड्स। एक स्टडी आई है दोस्तों, एक अध्ययन है हमारे सामने। अच्छा, इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ कर पाएंगे? देखिएगा, इसका प्रयोग आप पर्यावरण में तो कर ही पाएंगे। आपको बताना होगा किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ना। जैसे डेजर्टिफिकेशन में इसको लिख सकते हैं, है ना, सॉइल इरोजन में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पे लिख पाएंगे? सोचने की कोशिश कीजिए। प्रदूषण, पॉल्यूशन वाले इस कंसेप्ट में इसको लिख सकते हैं कि सर प्रदूषण है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द जो एयर प्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं गिरती जा रही है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत इसको लिख सकते हैं। और कहाँ लिख पाओगे? सोचो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, है ना, कार्बन भंडारण की अगर हम बात करें, वहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आर्टिकल को आप अन्य अन्य आयाम से लिख पाएंगे। याद रखना, जो भी जानकारी आप द हिंदू से हासिल करते हैं उसे आईएएस की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आपको प्रयोग करना आना चाहिए। मतलब वो नहीं बताएगा कि भाई देखो उस दिन जो तुमने आर्टिकल बताया था ना उसमें से ये फैक्ट लिखो या कंसेप्ट लिखो। यह आपकी रिकॉल पावर होनी चाहिए कि इस ज्ञान का मैं कहाँ सही और सटीक प्रयोग कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब वहाँ के रिसर्चर्स जो हैं वो स्टडी कर रहे थे और उन्होंने स्टडी करके नेचर के सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत एक प्रकाशित शोध पत्र अपने रिसर्च पेपर में कहा कि हमें जो सैटेलाइट इमेजनरी मिली है उसके अनुसार भारतीय कृषि भूमि जो है उसके अंदर परिपक्व पेड़ों का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है ना। परिपक्व पेड़ कैसे हुए? ऐसे पेड़ जो 10, 20, 40, 50 और कई तो सैकड़ों वर्षों से खड़े थे वहाँ पे, तो पिछले 50-100 साल से पेड़ खड़े हैं। ऐसे परिपक्व, ऐसे मैच्योर, ऐसे ओल्ड फार्मलैंड के जो ट्रीज हैं उनको काटा गया है। वर्ष 2019 से 22 के बीच के भारत की कृषि भूमि से लगभग 58 लाख के करीब डेवलप्ड पेड़ों को नष्ट किया गया। और तो और ये बताया जाता है कि 11% पेड़ की आबादी अभी घट चुकी है 2018 और 2022 के बीच में। तो आप अगर डेटा को देखें 2010 से 2024 तक, अगर इस डेटा को मैं देखने की कोशिश करूँ तो एक दशक में 10% विकसित पेड़ों को कृषि भूमि से हटा देना भारत के पर्यावरण के लिए, भारत के भूमि के संवर्धन के लिए या फिर लैंड के डिग्रेडेशन के लिए, है ना, सॉइल इरोजन के लिए, मिट्टी के कटाव के लिए इत्यादि कई और इसके दूरगामी प्रभावों को वह दर्शाता है। अब इस विश्लेषण को याद रखने की कोशिश करना है आपके पास में कि इन्होंने क्या क्या किया है आपके पास में, है ना। रैपिड आई है, प्लैनेट स्कोप है ना, इससे उपग्रह इमेजनरी जो है इन्होंने यूज़ की है आपके पास में। दैट्स इट। कुल मिला के GIS कहा जाता है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS सिस्टम को इन्होंने अर्थ ऑब्जर्वेशन मैंने पढ़ाया था, याद करो कि अगर हम अच्छे से अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम को यूज़ करें तो हमारी इकोनॉमी को, हमारे एनवायरनमेंट को, GDP को बेहतर कर सकता है। देखो ये इन्होंने रिसर्च करके दिखाया है अभी उसी के ऊपर, कैसे कृषि भूमि पे हम लोग अध्ययन कर पाएंगे। और इन्होंने अनुमान लगाया है मशीन लर्निंग के मेथड के द्वारा कि 2010 के बाद से जो डेटा एकत्रित हुआ है भारत में लगभग 11% पेड़ की आबादी जो है गायब हो चुकी है ना। अपने आप में चिंता का विषय है। एक सर्वे भारत भी जारी करता है, याद रखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, बेहद ही महत्वपूर्ण। यहाँ पे भारत में जो भी समग्र वृक्ष आवरण है उसमें तो बताया जा रहा है कि वृद्धि हुई है, लेकिन यह एकड़ क्षेत्र में नज़र रखता है, व्यक्तिगत पेड़ों पर नहीं। मतलब यह देता है एरिया वाइज, है ना, कि भैया अभी एरिया थोड़ा और बढ़ चुका है या थोड़ा और बढ़ चुका है। तो ये ज़रूर कह रहा है कि हमारा जो ट्री कवर है उसमें तो इंक्रीज़ हुआ है, परंतु यहाँ पे जो इंडिविजुअल ट्रीज़ है, जैसे यह खेत है, यहाँ पे जो यह व्यक्तिगत पेड़ है, अगर इन व्यक्तिगत पेड़ों को हमने यहाँ से हटा दिया, है ना, सपोज हमने यहाँ से हटा दिया, तो अब ये डेटा जो है इनके पास में अवेलेबल नहीं है। समझ में आई बात, है ना। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारत के कौन से डेटा को अवेलेबल कराएगा? समग्र ट्री कवर को अवेलेबल कराएगा आपके पास में। तो ट्री कवर मिलेगा बट इंडिविजुअल ट्री का डेटा इनके पास में नहीं मिलता है, ठीक है। दैट्स इट। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान बताया जा रहा है तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुआ है, जहाँ पे कृषि भूमि को जो है 50% से भी ज़्यादा कृषि भूमि को आवासीय भूमि की तरफ और आवासीय भूमि के अलावा अन्य प्रयोजन की तरफ इसे निर्देशित किया गया है दोस्तों, ठीक है। दैट्स इट। पर्यावरण पे तो नुकसान वाली बात है ये, इससे
अब चीन और रूस जो है वो साझेदारी कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, और कहा जा रहा है ये किसी की भी अगेंस्ट में नहीं है। एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है नज़र आ रहा है हमारे सामने। और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब को आप यहाँ पे देख पाएंगे, और वो एक 2 दिन के लिए चाइना की विजिट के ऊपर आए हुए हैं, ठीक है ना। शी जिनपिंग यहाँ पे इनको होस्ट भी कर रहे हैं। यू मस्ट बी एबल टू सी, एक इनफॉर्मल सी मीटिंग होती हैं दोनों लीडर्स के बीच में, बीजिंग में। आइए जानकारी लेते हैं। ये रहा रशिया, ये रहा चाइना, और इन दोनों ही कम्युनिस्ट देशों के बीच में एक अच्छी खासी एक्सिस उभरती हुई देखने को मिल रही है। एक दुनिया बताई जा रही है। पहले क्या होता था आपके पास में, दुनिया के 2 ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। पहले कहते थे ये यूएसए है, फिर कहते थे ये यूएसएसआर है, मतलब चीर प्रतिद्वंदी के रूप में, ये कैपिटलिस्ट, ये कम्युनिस्ट। अभी बोल रहे हैं नहीं सर, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। कहीं न कहीं यूरोपियन यूनियन भी आ गया। फिर और बताओ, और क्या आ गया, और क्या चीज़ और ताकत क्या उभर रही है? इंडिया भी उभर रहा है, और क्या उभर रहा है? चाइना भी उभर रहा है। यस और नो, यस और नो। जापान भी उभर रहा है, यस और नो, है ना। और यूरोप में तो बाकी जो सारी शक्तियाँ हैं, जैसे आपके फ्रांस हैं, यूके हैं, जर्मनी है। तो अभी दुनिया जो है आपके पास में मल्टीपोलर वर्ल्ड है। पहले कहा जाता था अब या तो अमेरिका के साथ हो या यूएसएसआर के साथ हो, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है। अब भारत भी क्या कहता है आपके पास में, मैं कुछ काम अमेरिका से लूँगा, कुछ काम यूरोप से लूँगा, कुछ काम चीन से लूँगा, कुछ काम अभी तत्कालीन अभी रशिया से लूँगा, और अभी जापान से लूँगा। हमारी दुनिया क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड है। आज की तारीख में दुनिया को हम लोग क्या कहते हैं? बहुध्रुवीय दुनिया है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो जैसे चीन अगर अमेरिका से दूर जा रहा है, या फिर चीन अगर चाइना के नज़दीक आ रहा है, तो इसकी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अमेरिका जो है आपके पास में, रशिया जो है अगर वो चाइना के नज़दीक जा रहा है, इट डजेंट मीन्स नेसेसरीली कि वह अमेरिका के खिलाफ या वह यूरोप के खिलाफ है, राइट। हो सकता है ये दोनों देश एक दूसरे की बेहतरी करना चाहते हो इस माध्यम से। सो यहाँ पे कोई सीमा नहीं है। ये साझेदारी का बेसिकली इन्होंने कहा है द पार्टनरशिप विदाउट एनी लिमिट्स। कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप इकोनॉमिक एरिया में कह दो, आप साइंस के एरिया में कह दो, आप मिलिट्री के एरिया में कह दो, आप B2B, बिजनेस टू बिजनेस, आप सिटीजन टू सिटीजन कह दो, आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंटाइज कह दो। हर क्षेत्र में यह बेहतरीन कार्य करके देने वाले हैं दोस्तों में, ठीक है। सो यहाँ पे पार्टनरशिप विदाउट लिमिट्स और पार्टनरशिप विदाउट बाउंड्रीज किन दो देशों के बीच की है? चीन और रूस के बीच की। और पाकिस्तान को क्या कहता है? चाइना। पाकिस्तान को भी चाइना कुछ ऐसा ही चूना लगाता है। पाकिस्तान को वो कहता है कि हमारी फ्रेंडशिप क्या है? लोहे से मजबूत, है ना, स्ट्रॉन्गर देन द आयरन। और क्या कहता है? शहद से भी मीठी, एंड द स्वीटर देन द हनी, राइट राइट। और आपको पता है कि चाइना जो है इज़ द न्यू यूएसए, है ना। ये भी ऐसा ही कुछ है जैसे आपके पास में यूएसए ने समय समय पे लोगों को धोखा दिया है, ये भी अपने अलाइज को धोखा देने के लिए जाना जाता है। अभी चाइना की, श्रीलंका की, और आने वाले समय में आप देख पाएंगे कंबोडिया हो या मालदीव्स हो, यह भी भविष्य के ऐसे देश होंगे जो कि कहीं न कहीं चाइना के पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी के अंतर्गत जस्ट पपेट कंट्रीज़, या फिर पपेट क्या आपके पास में जिसको उपनिवेश कहा जा सकता है ना, उस तरह बन के रह जाएंगे, ठीक है। एक जियो स्ट्रैटेजिक जो है यहाँ पे अलाइनमेंट दोनों दोस्तों में देखने को मिला कि रशिया जो है नेटो समर्थित यूक्रेन के खिलाफ, चीन अपने सैन्य आर्थिक उत्थान पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका के प्रयासों का सामना करा। तो इंडिविजुअली दोनों ही देश जो हैं अमेरिका के खिलाफ ही लड़ रहे। कोई रशिया जो है वह नेटो से लड़ रहा है, और आप सभी को पता होगा कि नेटो जो है उसका चीफ अमेरिका ही है। कहीं न कहीं आपके पास में अमेरिका ही उसकी मोमेंटम को, उसकी दिशा को, राजनीतिक गहनता को तय करता है। भारत के लिए क्या है? देखिए, भारत के लिए जो है अगर रूस और चीन साथ साथ में आ जाते हैं ना, तो कई सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उनके ऊपर चुनौती आ जाएगी। हमारे सोचो चीन के साथ कोई युद्ध होता है, अगर चीन रूस के साथ में मित्रता कर लेता है, हमारे हथियार कौन अवेलेबल कराता है? रूस। क्या रूस उस वक्त भी जैसे हम पाकिस्तान या अन्य देशों के खिलाफ फ्रंट खोलते हैं, तब जैसे चीन हमारी मदद करने आता है, क्या वह वाकई वैसे ही चीन के समय मदद करने आएगा क्या? नंबर 1 पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट, 1972 के विश्व युद्ध के 1972 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान अमेरिका जो है अपने न्यूक्लियर फ्लीट को लेकर के, सेवंथ पैसिफिक फ्लीट को लेकर के आ गया था बे ऑफ बंगाल में। वहाँ से रशिया ने भी अपनी जो है न्यूक्लियर फ्लीट को भेज दिया था भारत के समर्थन में, क्योंकि उस वक्त सामने खाली पाकिस्तान था।
स्पेसिफिकली बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान, तात्कालीन अर्स्टवाइल। बट क्या आज यह सेम कार्य चीन के खिलाफ यूएसएसआर या यूएसए, ये जो रशिया है, वो कर पाएगा? क्या रशिया वाकई में चीन के खिलाफ आर्म्स, एम्यूनिशन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, स्ट्रेटेजिक अलायंस दिखाएगा चीन के खिलाफ? रूस जो है आपके पास में वह आपूर्ति पे निर्भर हैं, राइट। भारत अपनी 70% रक्षा आपूर्ति के लिए रशिया पे निर्भर है। विशेष रूप से अगर वह चीन के साथ चल रहे सीमा गतिरोध के दौरान देखें तो हम हर एक चीज़, शेलिंग से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, आर्म्स, एम्यूनिशन चाइना से रूस से आ रहे हैं हमारे पास में। तो चीन का जो है जूनियर पार्टनर के रूप में रूस को जाना जाता है। वेस्टर्न एनालिस्ट क्या कहते हैं, रूस और चाइना जो हैं ये अगर साथ साथ में आ गए तो रूस को बहुत ही जल्दी चीन अपने अधीन कर सकता है। और भारत रूस के रक्षा उद्योग पर अगर कहीं न कहीं डिपेंडेंट रहेगा, पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को लेकर के वो चिंतित है, और भारत के सैन्य क्षमताएं उससे प्रभावित हो सकती हैं। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती हैं, राइट। अभी देखिए, जैसे मालदीव्स प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से आर्थिक रूप से चीन के पक्ष में आ चुका है। तो आप देखिए, आपके एग्जिट इंडिया प्रोग्राम चला रहा है, गो बैक इंडिया प्रोग्राम चला रहा है, हाँ या ना। कल की तारीख में अगर रशिया प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से शी जिनपिंग चाइना के समर्थन में उतर गया तो हमारा क्या होगा? हमारी तो 70% इन्हीं के साथ में ही बनती है। 70% हमारी डिफेंस कोलैबोरेशन सारा कुछ इसी से है। 1962 से लेकर के भारत चीन युद्ध हुआ था, तब भी सोवियत संघ भारत का बहुत अधिक समर्थन नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री है। और सोचो उस वक्त 1962 में, आज से 60 साल पहले भी अगर रशिया ने कदम पीछे सरकार लिए थे, तो आज 60 साल बाद तो जब रशिया दुनिया में अकेला हो चुका है, इतना ताकतवर नहीं, कमज़ोर है, तो आपको वाकई लगता है कि एक कमज़ोर देश जो अमेरिका को धमकी दे रहा है, चीन, ऐसे देश के खिलाफ भारत जैसे देश के साथ आकर के खड़ा होगा? ये जो आरसी एक्सिस खड़ा हो रहा है, एक नई पार्टनरशिप खड़ी हो रही है, पार्टनरशिप विदाउट नो लिमिट्स, ठीक है ना, ये बहुत ही डेंजरस सिद्ध हो सकती है भारत के लिए। तो स्पेसिफिकली आगे बढ़ते हैं, कांवर लेक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कांवर लेक जो है यह बिहार की एकमात्र रामसर साइट्स हैं दोस्तों, और इसके ऊपर भी सर्वाइवल के काफ़ी सारी चुनौतियां चल रही है। सर्वाइवल मतलब अस्तित्व को लेकर के कहा जा रहा है दोस्तों। बिहार की एकमात्र रामसर साइट कांवर झील, इसको काबर ताल भी कहा जाता है। इसकी आपके पास में जो है चुनावी एजेंडे में कहीं उल्लेख तो देखने को नहीं मिलता है, बट इसकी भौगोलिक कई विशेषताएं हैं। जैसे एक ऑक्सबो लेक है, ठीक है ना, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे यह अवशिष्ट ऑक्सबो लेक के रूप में कहा जा सकता है। जैसे गंडक नदी जो थी पहले वो घुमावदार रूप से बहती थी, ठीक है ना, वो जो घुमावदार वो मीएंडर्स बनाती थी। अब जब इसने रास्ता बदल दिया, ठीक है ना, रास्ता बदल दिया, तो यहाँ का पानी जो है इकट्ठा हो गया और यह कांवर लेक बन गया, ठीक है ना। कांवर लेक यहाँ पे बन गया आपके पास में, जिसको दूसरा नाम क्या दिया जा सकता है आपके पास में? काबर ताल। काबर ताल बिहार का एकमात्र वेटलैंड है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का भी है। ये मॉन्ट्रिक्स अकॉर्ड में भी देखने को मिलेगा, रामसर साइट्स में भी इसकी बातचीत होती है दोस्तों, ठीक है। वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, और गोज विदाउट सेइंग। अच्छा, जब भी आपके पास में हम बात करते हैं किसी भी वेटलैंड साइट का, उसका महत्व क्या होता है कि ये मौसम परिवर्तन के लिए या जलवायु के जो भी आपके पास में चरम प्रक्रियाएं होती हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट फिनोमिनाज होते हैं, उनको लेकर के एक शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करते हैं, है ना। गर्मियाँ भी बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं, तो इतने ज़्यादा हीट नहीं होने देते। एक तरीके से आपके पास में समकारी प्रभाव, या फिर इसको कह सकते हैं कि सर ज़्यादा गर्मी में गर्मी नहीं पड़े, सर्दी में सर्दी नहीं पड़े। तो वेटलैंड साइट्स आर क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। रामसर कन्वेंशन आज आपका होमवर्क है दोस्तों। 1971 में आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिकी चरित्र को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया था। यह कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर के अंतर्गत